नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन भारत डेली लाइव पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के श्री गंगानगर में करनपुर इलाके के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में पिछले कई सालों से पशुपालन के कारण सड़कों और जोहड़ों की हालत खस्ता बनी हुई है। नगर पालिका ईको संदीप बिश्नोई ने बुधवार को इलाके के पशुपालकों के साथ बैठक की है और उनको चेतावनी दी है कि अगर पशु सड़क पर घूमते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मोहल्ले में नाजायज तरीके से बनाए गए बाड़ों को भी सीज किया जाएगा। ईओ ने बताया कि इलाके के जोहड़ों में पानी की हालत बहुत खराब है, जिससे पशु जो वहां के हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं लाएंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे तो जोहड़ को साफ कर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन न होने पर पशु जब्त किए जाएंगे और जोहड़ को बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि अब इलाके की स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के सीकर में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वयं शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस अभियान के तहत सीकर जिले के 2500 से अधिक युवाओं को उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने वीडियो संदेश के माध्यम से वहां पे हिस्सा लिया और इस दौरान संस्थान की छात्राओं और योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। जिसके बाद यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को उनके क्षेत्र में पारंगत कर स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया और वो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान दें। डिडवाना के सुदरासन गांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी मास्टर रोल भरकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले का निष्पक्ष जांच और विशेष ऑडिट की मांग की है। आरोप यह है कि शमशान घाट, सीसी ब्लॉक निर्माण जैसे कामों में फर्जी भुगतान किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी धन की गड़बड़ी पर अंकुश नहीं लग सकेगा। नरेगा का जो ये काम करके और नरेगा के पैसे शमशान भूमि से उठा लिए उन्होंने। काम ग्रामीणों को कराया हुआ है, परंतु उसने शमशान भूमि का मेस्टोल भर के चला गया। उसमें 1,71,000 कुछ रुपए का इन्होंने गफला कर दिया और ये पैसे इन्होंने उठा लिए। दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान हमारी बनी है, उसके पास में इन्होंने ब्लॉक लगवा दिए। कागजों में ब्लॉक लग के पैसे उठ गए, परंतु वहाँ तक अभी तक वहाँ ब्लॉक नहीं है। हमारे पास शमशान भूमि सबकी फ़ोटोएँ वगैरह सब हमारे पौधे लगाए थे ग्रामीणों ने, उनकी फ़ोटो वगैरह सब पड़े हमारे पास, परंतु इन्होंने दाव पे लगा के और ये 1,71,000 कुछ रुपए इन्होंने मस्टोल से उठा लिए। नरेगा का जो ये काम करके और नरेगा के पैसे शमशान भूमि से उठा लिए उन्होंने। काम ग्रामीणों को कराया हुआ है, परंतु उसने शमशान भूमि का मेस्टोल भर के चला गया। उसमें 1,71,000 कुछ रुपए का इन्होंने गफला कर दिया और ये पैसे इन्होंने उठा लिए। दूसरी बात यह है, पाली में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने एक मकान से बाड़ी नदी तक बिछाई गई 100 फीट लंबी अवैध पाइपलाइन को जेसीबी की मदद से हटा दिया है। सोनिया नगर पुनाइता रोड औद्योगिक क्षेत्र के पास किए गए इस अभियान में मकान को सीज कर दिया गया है। आरओ अमित सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है और जांच में ये पाया गया है कि इस पाइपलाइन के जरिए फैक्ट्री का जहरीला पानी और रंगीन पानी अवैध रूप से नदी में छोड़ा जा रहा था। नगर निगम ने मकान में रहने वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि नदी और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है।
कड़ाके की ठंड में भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत हाईवे गुलामीपुर पर मौजूद सफाई का काम करने को मजबूर है। खुले आसमान के नीचे सुबह से शाम तक काम करने वाले मजदूरों के पास ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए उन्हें काम करना पड़ रहा है, बाहर निकलना पड़ रहा है, ठंड में काम पूरे दिन काम करना पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यह आग्रह किया है कि ठंड के मौसम में मजदूरों के लिए गर्म कपड़े, अलाव और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। वाराणसी में बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहली बार अपने पद संभालने के बाद काशी पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है और संगठन तथा चुनावी तैयारियों को लेकर हमेशा सक्रिय रहती है। उन्होंने मनरेगा और बजट जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और स्पष्ट किया है कि आगामी बजट पूरी तरह से जनहित को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी वर्गों के साथ और उनको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उनका कहना था कि पार्टी का उद्देश्य हर वर्ग को सम्मान और विकास पे सहभागी बनाना है। पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है और 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, तो उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2006 से 14 तक जब यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और 2014 से जब एनडीए की सरकार आई है तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। पहले भी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धर्मांतरण, यौन शोषण और फर्जी निकाह के आरोपों में फरार डॉक्टर के पीलीभीत स्थित पैतृक घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपका दिया है। जांच में ये सामने आया है कि रमीज ने आगरा की महिला चिकित्सक का धर्म परिवर्तन कर फर्जी निकाह किया उसके साथ और लंबे समय तक उसके साथ शोषण किया। लखनऊ पुलिस ने काजी और गवाह से जुड़े अहम सुराग जुटाए और डीआईजी अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और जल्द ही फर्जी निकाह में शामिल काजी और गवाह की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और आदेश का पालन किया जा रहा है। वहीं मंदिर पक्ष ने आरोप लगाया कि मस्जिद पक्ष जवाब दाखिल करने से बच रहा है। आपको बता दें कि 2024 में इस मामले के सर्वे और हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 2000 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से कई अभियुक्त जेल जा चुके हैं और कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं। वैसे तो मंदिर पक्ष को आज अपना जवाब दाखिल करना था, डब्ल्यूएस फाइल करना था, बट सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, इसका बहाना लेकर उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। और माननीय
न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने उसमें कोई कार्रवाई स्थगन आदेश की वजह से न करके 24 फरवरी 2026 नियत कर दी है। आज कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्टे चल रहा है, इसलिए नेक्स्ट डेट 24/2 फिक्स कर दी गई है अगली सुनवाई के लिए। ना आज कोई नई चीज नहीं हुई। वैसे तो मंदिर पक्ष दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शिफा उर्फ रहमान मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा को रिहा करने का आदेश दे दिया है। करीब 5 साल तक जेल में रहने के बाद गुलफिशा फातिमा आज सलाखों से बाहर आ गई हैं। जैसे ही वो जेल गेट पर पहुंची, परिजनों और समर्थकों से मिलने पर उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। जेल के बाहर सन्नाटा, इंतजार और भावनाओं का सैलाब, सब कुछ एक साथ देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है और कैसे वो अपने परिजनों से मिलते हुए नजर आ रही हैं। लगातार वो भावुक भी हो गई हैं और ये रिहाई सिर्फ गुलफिशा फातिमा के लिए है, बल्कि उनके परिवार के लंबे संघर्ष के लिए भी एक कड़ी राहत बताई जा रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद न्याय की मांग फिर तेज हो गई है। उत्तराखंड महिला मंच की संयोजिका कमला पंत ने 10 जनवरी को देहरादून में मशाल जुलूस और 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की दोहराई है और पूछा है कि केस में वीआईपी कौन है। अंकिता के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की अपील की है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस केस में वीआईपी कौन है जिसको बचाया जा रहा है, जिसके पीछे ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है उसको छिपाया जा रहा है। लगातार लोग इस सवाल पूछ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, एसआईटी नहीं कह रही है कि क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, जनता जिस समय ये फैसला हुआ था कोर्ट द्वार के अंदर, जनता की एक ही डिमांड थी, आप अगर उस समय वहां पे होते कोर्ट द्वार के अंदर, क्योंकि हम तमाम लोग थे जिस समय फैसला हुआ और उस समय बहुत बड़ी भीड़ वहां पे थी और महिलाएं बहुत अधिक संख्या में थी उसमें, और हमारी सिर्फ एक मांग थी कि वीआईपी कौन है, क्योंकि वहां पे वीआईपी का खुलासा क्यों नहीं, फैसले में वीआईपी क्यों नहीं आ पा, वीआईपी आया लेकिन वो स्पष्ट नहीं किया गया कि वीआईपी कौन है। तो जनता की मांग यही थी कि वीआईपी कौन है तब से। मगर जब उर्मिला सनावर ने इसको थोड़ा सा चिंगारी दी तो जनता सड़कों पे आ गई, क्योंकि उसको तो मौका, जनता भी तो देखती है कि हमारी बात को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, एसआईटी नहीं कह रही है कि क्या कहते हैं, हापुड़ के गुड़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यही नहीं, 2 दिन में 2 शव मिलने की घटनाओं ने हापुड़ वासियों को दहला दिया है, उनका दिल दहला दिया है। मृतक के परिजनों ने मामले में उनकी पत्नी और साले पर हत्या का बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। हापुड़ पुलिस इस पूरे गंभीर मामले की जांच कर रही है ताकि हकीकत सामने आ सके और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। अगली खबर राजस्थान के श्री गंगानगर में स्वर्गीय कौशल्या देवी और स्वर्गीय हंसराज सिंगल की याद में खबर आ रही है। द्वितीय एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन 9 जनवरी शाम 7 बजे 3rd ब्लॉक नई धान मंडी में किया गया है। आयोजक समाज सेवी राजेंद्र सिंगल और राकेश सिंगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये भजन संध्या सिंह नाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर के पावन सानिध्य में होगी और इस भव्य कार्यक्रम में बाबा का गुणगान करने के लिए भजन गायक संजय मित्तल, रजनी राजधानी और पवन चलाना उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस आयोजन में बाबा की पावन ज्योति के साथ पुष्प वर्षा, 56 भोग और इत्र वर्षा का भी आयोजन होगा और बाबा का मनोहारी श्रृंगार भी किया जाएगा।
दिल्ली शाहदरा के थाना एमएस पार्क क्षेत्र में 3 से 4 जनवरी 2026 की रात बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या कर दी गई, मतलब सन्नाटे में हत्या कर दी गई और ये रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या का आरोपी दंपत्ति का ही पूर्व केयरटेकर निकला, जिसने सोने के गहनों की लूट के इरादे से ये पूरे जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार कर लिया है और ज्वेलरी, जो लूटी गई ज्वेलरी थी, उसको भी बरामद कर लिया है। घटना के समय 65 वर्षीय परवेश बंसल और 71 वर्षीय वीरेंद्र कुमार बंसल बेड पर पड़े मिले। वीरेंद्र के मुंह और आंखों के आसपास गंभीर चोटें थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में मामला ब्लाइंड डबल मर्डर समझा गया था, क्योंकि आरोपी ने दस्ताने पहन रखे थे और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए ब्लाइंड स्पॉट का उसने इस्तेमाल किया था। जांच में स्पेशल जो स्टाफ एमटीएसयू और थाना एमएस पार्क की संयुक्त टीम ने तकनीकी और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर वारदात का पर्दाफाश किया है। जनपद बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना नहटोर क्षेत्र में नूरपुर मार्ग पर आकू के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है और यहां कंटेनर और दूध से भरे वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में दूध वाहन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि मृतक युवक नितिन और भोलू दूध की डेयरी से वाहन लेकर नूरपुर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/1/26 को समय करीबन 11:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि नेटौर नूरपुर मार्ग पर ग्राम आकू के पास एक कंटेनर व एक पिकअप में दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दो घायल जो पिकअप सवार थे उन्हें तत्काल सीएचसी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। उक्त के संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के नूरपुर रोड पर कंटेनर और दूध के वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर थाने पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इंडिया डेली लाइफ के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। सिरमौर जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चंदेल इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने वाली सोना चंदेल ने अपनी ही सरकारी गाड़ी का चालान किया है और अपने परिवार के सदस्य की स्कूटी का भी चालान किया है। चालान राशि उन्होंने बाद में अपनी ही जेब से भरी और जुलाई 2025 में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों की जांच के दौरान ये कार्रवाई हुई। दिसंबर में कालाअंब क्षेत्र में अपने वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर भी उन्होंने खुद का चालान किया। अधिकारी ने ओवरलोड ट्रॉलियों और अवैध नंबर प्लेट और बिना फिटनेस वाली स्कूल बसों पर भी कई सख्त कार्रवाई की है। उनकी निर्भीक और ईमानदार कार्रवाई लोगों के लिए नियम पालन का एक मिसाल की तरह पेश हो रही है। एसआईआर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और एसआईआर आने के बाद यूपी के वोटरों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नियम आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 15,44,00,000 मतदाता दर्ज थे, लेकिन एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है उसमें करीबन 12,55,00,000 से ज्यादा मतदाता शामिल हैं। यानी लगभग 2,89,00,000 के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हट गए हैं, क्या वो अब वोट नहीं दे पाएंगे या फिर उन्हें नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा।
तो जानते हैं कि जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं उन्हें करना क्या होगा। वैसे बता दें कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं दे पाएंगे। दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे वे फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट लिस्ट के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। ये फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इस लिस्ट में जिनका नाम होगा वो लोग वापस ना जुड़वाने तक वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम ना होने पर भी नाम शुरुआती प्रक्रिया से जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने पर आपके पास नाम जुड़वाने का मौका रहेगा और आप नाम जुड़वा सकते हैं। अब चेक कैसे करें अपना नाम? ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता विवरण में से जरूरी जानकारी भरकर अपना नाम देखना होगा। लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें भी नाम नहीं है तो आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब अगर नाम नहीं है तो क्या करना होगा? अगर किसी के नाम में त्रुटि या नाम गायब होने की शिकायत है तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आपत्ति 1 महीने में दर्ज करवा सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी है। आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको BLO से संपर्क करना होगा। उसके बाद आपका नाम ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड के साथ मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में परिवार का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, बिल, पासपोर्ट ये BLO को देने होंगे, जिसमें आधार कार्ड या पारिवारिक दस्तावेज शामिल होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी नाम जुड़वा सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। आप ECI NET एप्लीकेशन या चुनाव आयोग के पोर्टल के जरिए ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में दिख जाएगा और अगर किसी के कार्ड में कुछ गलती है तो फॉर्म 8 भरना होगा। उत्तर प्रदेश। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।